ये जो एक वाकया हुआ है 3 जनवरी का, बस ड्राइवर को जो सदर था उसको उन्होंने अगवा कर लिया अमेरिका ने। जिस दिन किया अटैक उस दिन 100 बंदा मारा है, जिनमें से 32 जो उसके करीबी गार्ड्स थे वो क्यूबन थे। उसके बाद जाके मडूरो को उन्होंने पकड़ा। मेन जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं मडूरो भी और तो हम उधर गए। वो साइंस इंस्टीट्यूट था और उसको उन्होंने पूरी तरह से उड़ा दिया, तेल तक नहीं बेचने देते थे। फिर इनके जो दुनिया भर में असासे थे उनको भी जब्त कर लिया। तकरीबन 250 अरब डॉलर हुए हैं एसेट्स का नुकसान करवाया। गजा में भी इसी तरह हुआ है। स्कूलों पे हमले, अस्पतालों पे, यूनिवर्सिटीज में। ये बाय चांस नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि तीसरी दुनिया के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, जो नॉलेज प्रोड्यूसिंग उनको तबाह करें। ये याद रखें, एक लातीनी अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक उनके अंदर कमी है कि उनकी मिलिट्री नहीं है स्ट्रॉन्ग। ईरान की टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार दी है। इनका ख्याल था कि जी अली ख़ामेनी को शहीद करेंगे, उसके बाद जो आज़ादी पसंद हैं ईरान बाहर निकल आएंगे, वो नाचे गाएंगे और वो कहेंगे जी आए जी इजराइल भी आए, अमेरिका भी आए। समाजी सियासी तौर पे आपने देख लिया ट्रंप जैसा जो गधा, जिसको आप उसका इंटरव्यू करें आप 5 मिनट में उसे उड़ाते हैं, इस लेवल का वो आदमी। एक उनके पास ताकत है, अस्करी ताकत, और वो भी अब ईरान उनको बता रहा है कि उसकी भी क्या लिमिटेशंस है। ये जो गजा पीस बोर्ड था इसका हिस्सा बनना ठीक फैसला था पाकिस्तान का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं। अली लारीजानी, मुझे तो ये लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका और इसराइल ने। यानी अमेरिका डज नॉट वांट स्टेबल रिजीम्स। उनको कोई प्रो अमेरिका हुकूमतें भी नहीं अब चाहिए, उनको मुस्लिम दुनिया में स्टेट कोलैप्स चाहिए। वो एक ऐसा बंदा था जो कि लीड कर सकता था ईरान को एक ट्रांजिशन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही ज़बरदस्त मुतहर्रिक मैं कहता हूँ सियासतदान, मुसन्निफ़ और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हम इनके पॉडकास्ट, इनकी वीडियोस और इनके जो बयानात हैं, उनकी तकरीरें ख़ास तौर पे वो सुन के हमारे अंदर भी एक इनकलाबी रूह बेदार होती है। डॉक्टर अमार अली जान साहब हमारे साथ हैं, जो इस वक्त आलमी मंजरनामा क्या है, ये वेनेज़ुएला गए वहाँ पे दावत पे, उस वक्त जब अमेरिका वेनेज़ुएला कोई रिजीम चेंज कर चुका था, चीज़ें मुख्तलिफ थी, इन्होंने क्या देखा और ख़ास तौर पे ईरान इसराइल की जंग में क्या खोया क्या पाया, सारी बातें इन्हीं से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर। प्लेजर भी है। ये बताइए कि पहले तो ये कि आप वेनेज़ुएला गए, किस तरह से गए, किसकी दावत पे गए और क्या देखा वहाँ पे? देखिए, ये एक प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एक तंजीम है जो कि वेनेज़ुएलन हुकूमत के साथ काम करती है। और वेनेज़ुएला एक बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क है क्योंकि ये 90s में, 90 की दहाई में, जब यूनिपोलर वर्ल्ड पूरी दुनिया पे छा गई थी, यानी अमेरिका छा गया था, सोवियत यूनियन टूट गया था, कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वेनेज़ुएला में ह्यूगो चावेज़ के नामी एक शख्स आए जिन्होंने सोशलिज़म की बात की, एक मुतबादल की बात की, और अमरीकी जो तसल्लुत था उसको उन्होंने चैलेंज किया। उन्हीं के फिर आगे उनको कैंसर हो गया, 2012 में फौत हो गए। उनके आगे फिर मडूरो, जो निकोलस मडूरो हैं, जो कि बस ड्राइवर थे, यूनियन के लीडर थे बस ड्राइवर, वो सदर बने। ये एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ था क्योंकि वो एक बड़ी एलिटिस्ट सोसाइटी है वेनेज़ुएला, उसके अंदर एक बस ड्राइवर और यूनियन से आने वाला बंदा। बिल्कुल। और तो ये जो एक वाकया हुआ है 3 जनवरी का, जिसमें उसको बस ड्राइवर को जो सदर था उसको उन्होंने अगवा कर लिया अमेरिका ने, जो कि मतलब आप देखें कि लोगों को, जिनको वेनेज़ुएला का कुछ भी नहीं पता था, सब लोगों को ह्यूमिलिएशन फील हुई, ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के लोगों को, क्योंकि हमारी तारीख़ है ये। हमारे बादशाहों को इन्होंने 18वीं 19वीं सदी में इसी तरह बेइज्जत किया, हमारे आम लोगों को उनका इस्तेसाल किया, यहाँ पे लूट मार की, यहाँ पे कब्ज़ागिरी की, हिंदुस्तान हो, चीन हो, लातीनी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, तो उसी का एक सबको लगा कि एक तसलसल दोबारा से बिल्कुल दिखाया गया कुछ। अच्छा, उसके बाद वो जो मुहासरा है वेनेज़ुएला का, वो कई सालों से चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है। तो वेनेज़ुएला की हुकूमत ने अपील की थी कि जो स्कॉलर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया के, उनको वहाँ पे लाया जाए। तो उनकी दावत पे फिर किस खास उस मौके पे, उस मौके के बाद, उसके बाद नहीं, उसके बाद कि जी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ है, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अब 2 चीज़ें उसमें बड़ी 2-3 पहलू बहुत इंटरेस्टिंग थे कि हम पहली दफ़ा गए थे वेनेज़ुएला। एक तो ये कि इसके बावजूद कि उन्होंने उसको अगवा किया, तासुर ये जा रहा था कि जी बहुत गैर मकबूल है, ठीक है जी, वहाँ पे तो लोग तंग आए हुए हैं। जैसे ही उसको उठाएंगे तो लोग जो हैं जश्न मनाएंगे, बाहर निकलेंगे। यही उनका इमाम ख़ामेनी को जब उन्होंने शहीद किया था कि लोग जी नाचना शुरू कर देंगे।
उसके बाद लोग निकले हैं, हर हफ्ते निकले हैं, लेकिन मडूरो के हक में निकले हैं और उसके जो मुखालफिन हैं वो एक भी रैली अब तक नहीं निकाल सके, क्योंकि उन्हें डर है कि अवाम जूते मारेगी। अब तो हुकूमत तो कमज़ोर हो गई ना, ठीक है, मडूरो चला गया, मेन सदर विलन चला गिरफ्तार गया, है, तो अब तो अमेरिका रूल कर रहा है। बिल्कुल, अब तो आप करो, रैलियां करो, जलसे करो। जो वो मचाडो हैं, जो एक 2 नंबर जिनको नोबेल प्राइज मिला था जी, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज जाके ट्रम्प को दे दिया। वही मैंने उन पे बात करनी थी कि ये भी वो भी वापस नहीं आ पा रही। ठीक है, अब तो कोई उनके वो तो ट्रम्प की वैसी उसमें फेवरेट लिस्ट में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो ट्वीट कर दिए थे, जो चीज़ें कर दी थी। बिल्कुल। तो एक तो लोगों के अंदर ये भी तबसरे थे कि अब वो ओपोजिशन लीडर हैं, कोई ना कोई इस तरह ही होता है ना, अमेरिका से ताल्लुकात लोग इसलिए बनाते हैं कि हुक्मरानी फिर आ जाती है झोली में। बिल्कुल। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मचाडो का प्रॉब्लम ही ये था कि उन्होंने वाशिंगटन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, अवाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और ये एक प्रॉब्लम है हमारी तीसरी दुनिया के कुछ लीडरान का, कि उनको लगता है कि जो ताकत का सरचश्मा है वो वाशिंगटन डीसी है। और नोबेल प्राइज़ भी आपको पता है, अब तो साबित हो गया कि किस तरह से, जिस तरह के लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, और उनकी क्या सोच होगी कि उनको नोबेल प्राइज अगर मिल भी गया है तो आपने जिनके कदमों में जाके रख रही हैं, तो ऐसे अंदाज़ा लगाए ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज़्ज़त नफ्स का कोई तसव्वुर ही नहीं। लेकिन वेनेज़ुएला अवाम में बहुत ज़्यादा ये तसव्वुर है इज़्ज़त नफ्स का, क्योंकि उनकी पूरी तारीख़ है। जो एक उनका जो लीडर था सिमोन बोलीवार, जिसने 19वीं सदी में आज़ाद करवाया था, तो वो स्पेनिश से और दीगर कॉलोनियल ताकतों से लड़ के उन्होंने वेनेज़ुएला को आज़ाद कराया था। और ह्यूगो चावेज़ ने नाम भी तब्दील करके वेनेज़ुएला का रख दिया, बोलिवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेज़ुएला, यानी उस इनकलाबी की सोच उसके नहीं। और इनकी जो अपनी शख्सियत है, आज भी जो नाम है, जब भी उनकी तस्वीर या नाम आता है तो ये अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा बंदा जो डट गया, बिल्कुल, यही इस्तारा ही बने ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे कितने दिन रहे? और आप कह रहे हैं कि अवामी जज्बात जो हैं अगर कहीं पे मदुरो के खिलाफ भी थे, तो इस मामले के बाद सारे उसके हक में चले गई चीज़ें। बिल्कुल। देखिए जी, जहाँ पे सालमियत का सवाल आता है ना, वहाँ पे लोग जुड़ जाते हैं। तो इस सालमियत पे हमला हुआ है। हम उनके गए, एक वो हमें लेकर गए, साइंस इंस्टीट्यूट था, अच्छा, जिसके ऊपर मिसाइल दागे अमेरिका ने। यानी आप सोचें, एक साइंस उसमें, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी एक सेंटर था, और वहाँ पे उनका था कि पता नहीं यहाँ से वो कोई केमिकल वेपन्स बना सकते हैं, इस तरह का भी झूठ उन्होंने किया, ड्रग्स बना सकते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। क्योंकि आपको पता है मेन जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं मडूरो भी और वेनेज़ुएलन हुकूमत भी। तो हम उधर गए, वो साइंस इंस्टीट्यूट था, और उसको उन्होंने पूरी तरह से उड़ा दिया। और ये आप देखें, ये गज़ा में भी इसी तरह हुआ है। स्कूलों पे हमले, अस्पतालों पे, यूनिवर्सिटीज़ में, ये बाय चांस नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि तीसरी दुनिया के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, जो नॉलेज प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन, उनको तबाह करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ही तो आपने सारी बर्तरी हासिल की हुई है पिछले 400 सालों से। तो एक उन्होंने वो हमें करवाया। दूसरा, उनके हम मिनिस्टर से मिले, जो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने हमें बताया कि पिछले 10 साल में जो सैंक्शंस लगी हैं, जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, उसका क्या असर हुआ है वेनेज़ुएला पे। लोग कहते हैं जी सोशलिज़म नाकाम हो गया, वहाँ पे जी मईशत बड़ी ख़राब है, ये है वो है। 10 साल पहले जो पाबंदियाँ लगी, उसकी वजह से मैं भी वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, मेरा ब्लॉक हो जाएगा वीज़ा। ठीक है, इसी तरह लोग जो हैं वो वहाँ पे ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं फिर करना चाहते, वहाँ पे पैसा नहीं लेकर आना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये आपकी बातें सुना रहे हैं ना, तो इससे मुझे ईरान को समझने में भी आसानी मिल रही है। बिल्कुल। वहाँ पर तो इससे बहुत ज़्यादा तवील है। अच्छा, 1000 से ज़ायद पाबंदियाँ हैं सिर्फ वेनेज़ुएला पे। तो उसमें यह है कि उनके टॉप लीडरशिप पे भी पाबंदियाँ हैं, बिजनेसेस पे पाबंदियाँ हैं, लोग ट्रेड नहीं कर सकते उनके साथ। क्यूबा के साथ भी ये मसला है। अब आप तो ये कटे हुए दुनिया से तो फिर कट जाता है बंदा जब पाबंदियाँ लगती हैं। किस तरह से ये मैनेज करते हैं अपनी इकोनॉमी को, इनकी चीज़ें? तो इन्होंने फिर बुनियादी तौर पे ये किया कि पूरी एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाई कि आप कम ख़रीदो, कम, यानी आपको मैनेज करना है ना, आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तेल इनके पास था, तेल तक नहीं बेचने देते थे। फिर इनके जो दुनिया भर में असासे थे, उनको भी जब्त कर लिया, बशमूल बरतानिया में इन्होंने गोल्ड रखा हुआ था, वो भी जब्त कर लिया। तकरीबन $250 अरब जो हैं, वो तो इस तरह से करके इन्होंने एसेट्स का नुकसान करवाया। इसको तो कहते हैं कि डाका है ना, वो भी दिन दिहाड़े कॉलोनियल, यानी आपके पैसे, आपका पड़ा हुआ सोना आज के बाद आपको नहीं मिलेगा। कर लिया। फिर जो नुकसान है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और सारा, वो 642 अरब डॉलर का। ठीक है, अब आप देखें, हम
हमसे वो तो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों का मुल्क है वेनेजुएला। हम 25 करोड़ के हैं। हमें $2 बिलियन मिल जाए हम खुश हो जाते हैं, ठीक है? IMF 2 बिलियन नहीं देता है ना। अगर 642 अरब डॉलर एक छोटे से मुल्क के आप छीन लो, उसका मुहासरा भी किए रखो। उसके लिए फिडेल कास्ट्रो ने बड़ी एक अच्छी बात की थी कि आप हमें हमारा गला दबा दो और उसके बाद ये कंप्लेन करो कि हम सांस किस तरह से ले रहे हैं। तो गला आपने दबाया हुआ है, उसके बाद आप कहो कि जी इनकी मईशत इन्हें चलानी नहीं आती, ठीक है? तो आपने ख़त्म कर दी इनकी कैसे चलाएं मईशत, वो? ठीक है? उसके बावजूद पिछले 4-5 सालों में वेनेजुएला की ग्रोथ फिर से बेहतर हो गई थी। अभी कराकस जो उनका कैपिटल है वो बहुत बेहतर हालत में था, जो हमने सुना हुआ था 5-6 साल ठीक पहले है। हालात बहुत ख़राब थे कोविड के दौरान, तो वो बहुत बेहतर हो रहा था और उस बेहतरी के दौरान ये उन्होंने हमला किया है, जब स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जा तो रही थी। अब गवर्नमेंट चल कैसे वहाँ पे रही है? क्योंकि इन्होंने तो ऐलान किया था कि हमारा ही नायब सदर आपका हो गया, हमारी हुकूमत है। वहाँ पे जो लोग हैं वो मदुरो की जो कैबिनेट थी वही सारी चल वही है, सारी देखिए वो ये भी उन्होंने अमेरिका का प्रोपेगेंडा है कि रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम ठीक है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है। उनकी अपनी जो नायब सदर हैं, जिनके वालिद साहब जो हैं वो एक बड़े एक लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको CIA ने टॉर्चर करके शहीद किया था, ये 70s की बात। तो वो आई हैं, सदर बनी हैं और मडूरो के दोनों बेटों ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है और अच्छा। तकरीर में बार बार कहा है कि हमारे वालिद साहब भी, हमारी वालदा भी और ओवरऑल जो फैमिली है वो पूरी तरह से डेल्सी जो सदर हैं उनके साथ हैं। और जो ये बातें फैला रहे हैं कि जी शायद गद्दारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये याद रखें, एक लातिनी अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक उनके अंदर कमी है कि उनकी मिलिट्री नहीं है स्ट्रॉन्ग, किसी भी मुल्क की। ठीक। और ये 19वीं सदी से एक डॉक्ट्रिन बनाया था अमेरिका ने, उनके सदर थे जेम्स मोनरो, उनके नाम से मंसूब है मोनरो डॉक्ट्रिन। वो ये था कि हमने इस सारे ख़ित्ते को, जिसको हम लातिनी अमेरिका कहते हैं, जिसमें ब्राज़ील भी है, मेक्सिको भी है, वेनेजुएला भी है, क्यूबा भी है, इसको हमने अपने ताबे रखना है। ठीक है जी। इधर ना मिलिट्री बनेगी, और मिलिट्री नहीं इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि हम किसी के साथ इनको और किसी मुल्क के साथ तजारत नहीं करने देंगे दिफा के मामले में, यानी दफाई ताउन ये नहीं कर सकते किसी और के साथ, सिर्फ हमारे साथ कर सकते हैं। और हम इनकी मिलिट्री सिर्फ उस हद तक बनाएंगे जिस हद तक ये जो किसानों की बगावतें होती हैं उसको कुचलने में मिलिट्रीज काम कर सके। यानी जो डिक्टेटरशिप्स होंगी हम उनको बिठाएंगे। स्कूल ऑफ अमेरिकाज इन्होंने बनाया एक मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे सारे अफसरान की ट्रेनिंग हुई, जो लातिनी अफसरान थे वापस जाके अपने मुल्कों में बदमाशी करते थे। और जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी अमेरिका की, जिनको खेत चाहिए थे, जिनको सारी फसलें चाहिए थी, उनके हक में वो मिलिट्री ऑपरेशन करते थे और नीचे जो किसान होते थे उनको मारते थे। तो ये पूरी तारीख है उनकी। और लातिनी अमेरिका के जिस तरह हमारे यहाँ हर मुल्क का आपस में लड़ाई है, अब पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री बना ली क्योंकि इंडिया से एक मसला है, ठीक है जी। उनके कोई आपस में भी ऐसे ताल्लुकात ख़राब नहीं है किसी मुल्क के। उन्होंने कभी इस तरह की इन्वेजन देखी नहीं पिछले 150-200 सालों में। तो इन्होंने जब जिस दिन किया अटैक, उस दिन 100 बंदा मारा है, 100 बंदा मरा है उधर, जिसमें से 32 जो उसके करीबी गार्ड्स थे वो क्यूबन थे जो कत्ल हुए हैं। उसके बाद जाके मडूरो को इन्होंने पकड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जी कोई मज़ाहमत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ऐसे फिल्मी सीन बताया कि बस गए हैं जैसे छत फाड़ के ले गए उसे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ और किसी जर्नैलों ने उनको हवाले कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। जो लोग करीब थे वो मारे गए, उसके बाद सरेंडर। इस वक्त क्या कोई वहाँ पर अफरा तफरी देखी है आपने? नहीं। हालात मामूल थे, कोई महंगाई हो गई हो? क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता हमारे बड़े सगीर में किसी मुल्क में ऐसा हो तो आप सोचें कि उसके बाद क्या होगा, बाज़ारों में क्या सूरत हाल होगी, अफरा तफरी होगी, ये वो। वहाँ पे क्या देखा आपने? वो जुड़ा हुआ नज़र आया आपको? नहीं। देखें, एक फ़र्क है, ये ईरान में भी आपको नज़र आ रहा है, ये वेनेजुएला में भी। जहाँ पे जड़ें मजबूत होना, वहाँ पे फिर इतनी आसानी से एक शख्स के जाने से मामला ख़राब नहीं होते। तो जब हम उधर थे तो उनका एक कॉम्यून्स का सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट टाइप, कि वो एक मिसाल तौर पे आप लगा लें कि एक इलाका हमारा कोई कोट लखपत लगा लें, उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है जी। तो वो अपनी गवर्नमेंट जो कि फ़ैसला करेगी कि वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो किस हद तक हमारे इलाके में लगेगा, और हमारे पास अगर लेट्स से 1 करोड़ रुपया है तो कितना हमें सीवरेज पे लगाना है, कितना स्कूलों पे लगाना है, वो आप पे उनके बजट में, और उसको वो कॉम्यून सिस्टम कहते हैं। तो पूरे मुल्क के कॉम्यून के इलेक्शन हो रहे थे 8 मार्च को, और उसमें 8 मार्च उन्होंने इसलिए दिन रखा क्योंकि औरतों का बड़ा उसमें अहम रोल होता है, तो औरतों का आलमी दिन भी था, तो ख़वातीन जो हैं वो उसमें बड़ी एक्टिव थी। तो वो एक तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारा जवाब है
अमेरिका को कि आपको क्या ख्याल था हमने कि हम कोलैप्स कर तो जाएंगे, हम हमने वो वाला इलेक्शन भी नहीं रोका? वो वाला भी नहीं रोका। ओके। तो उसमें फिर हमने पूरा उनका टूर किया उस दिन, इलेक्शन वाले दिन मुख्तलिफ जगहों पे। उसके अंदर कई तजावीज़ थी कि जी इस चीज़ पे आप वोट डालें, रेफरेंडम था ठीक कि जी इस पे ठीक। करें, उस पे करें। तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं, जो सेंटर है कराकस का, जहाँ पे सारी सरकारी बिल्डिंग्स है, उसके साथ जो दीवारें हैं उस पे उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी। किसकी बनाई हुई हैं? कासिम सुलेमानी की, अच्छा। हसन नसरुल्लाह की, ठीक है। अभी उन्होंने इमाम खामेनाई की उन्होंने ऑर्डर दिया है कि बनाएंगे। इसकी याह्या सिनवार की, ठीक है, इस्माइल हनिये की। तो वो मैंने एक तकरीर में, क्योंकि उसी वक्त शहादत हुई थी इमाम खामेनाई की, तो मैंने कहा हमारे लीडर इमाम अली खामेनाई को उन्होंने शहीद किया है सूनी कुव्वतों ने। तो आप यकीन करें, उन्हें लगा कि ये ईरानी हैं, तो हाथ चूमने लग गए। ओहो हो उनका कि यार हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने वो मिलिट्री ताकत नहीं बनाई, और जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह ईरान जवाब दे रहा दे है, रहा है। अगर तो काश सोचें हम भी दे अगर सकते, कि इन्होंने गुस्सा उनमें इतना है कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो चढ़ दौड़े अमेरिका पे। ज़ाहिर है और इनके लिए वहाँ पे इनको जब इस तरह से अमेरिका ले जाता है, गिरफ्तार करके ले जाता है, हिरासत में ले लेता है, तो क्या पीछे मुजाहरे होते हैं? कोई चीज़ें चल रही हैं, मीडिया में किस तरह से बात हो रही है? मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं, और उनका अब केस क्योंकि लग रहा है उधर, तो उसके ऊपर बहुत उनकी नज़र है कि जी केस के अंदर। नहीं, वैसे ऐसे हो किस तरह सकता है कि कोई मुल्क किसी बंदे को गिरफ्तार करके ले जाए और कहेगा जी हम फैसला करेंगे इसका? अफसोसनाक बात यह है कि 18वीं सदी में हमेशा से यही होता रहा। देखिए, जो बुनियाद है ना मगरबी इस्तेमार की, वो यही है। 18वीं सदी में किसी वीज़े पे तो नहीं आए थे अफ्रीका में, ना ये वीज़े पे आए थे हिंदुस्तान, ना चीन, ना किसी और मुल्क में। ये सीधा सीधा आके यहाँ पे जंगे करके, मुसल्लत करके अपने आप को, अफ्रीका बेचारे के साथ तो आप देखें ना, वहाँ पे ना सिर्फ उनके जो बादशाह थे उनको कत्ल किया, उसके बाद उनके जो नौजवान थे उनको उन्होंने स्लेवरी के अंदर ग़ुलाम बना के अमेरिका शिप कर दिया। तो वो कौन सा असूल था? क्या ये तहज़ीब, क्या ये इल्म, क्या ये इनलाइटनमेंट? कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा बदमाशी थी। उसकी आपको एक झलक नज़र आई तो ये जो आपका डेलीगेशन था, ये पूरी दुनिया से लोग थे इसमें? पूरी दुनिया से। तो कहाँ-कहाँ से लोग होंगे और उनका रिस्पॉन्स क्या था जब ये सारा विज़िट आप लोगों ने मुकम्मल किया, देखा और उन्होंने आपको ब्रीफिंग तो दी? कोरिया से भी थे, अमेरिका से बहुत थे। अच्छा। 3-4 लोग अमेरिका से थे, वो मुसलसल शर्मिंदा थे। अच्छा, ज़ाहिर है कुछ वो कह नहीं पा रहे होंगे या कुछ कहा उन्होंने? वो यकजहती कर रहे थे, ज़ाहिर है बेचारे। वैसे तो मेरा ख्याल अमेरिकन बड़ा खुल के बात करते हैं कि हम लोग कर रहे होते हैं, यानी जो शहरी हैं, आम लोग, वो तो बताते हैं कि हमारी हुकूमत ये बड़ा जुल्म कर रही है। ऐसे ही मेरे ख्याल में अगर कल को कोई भी हुकूमत कर रही हो तो अवाम तो बड़ी साफ दिल होती है, वो बता देती है। बिल्कुल अमेरिकन जो हैं वो तो बड़े खुल के बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक जो परसेप्शन और प्रोपेगेंडा और वो जो चीज़ें हैं, वहाँ जब आप गए तो क्लियर हो गई चीज़ें कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ना अंदर से लोग मिले हुए हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद इन्होंने अगर कुछ ऐसा होता तो उनकी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी ना, जितनी भी होगी। बिल्कुल। तो किसी को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं किया। नहीं, उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि ये है कि जो तासुर गया ना इंटरनेशनल मीडिया जी। में कि ये मिल गए हैं हाँ। डेल्सी, वो इसलिए है क्योंकि वो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये पॉलिसी मडूरो की भी थी, अमेरिका के साथ ट्रेड करना। वो तो कह रहा था लास्ट मिनट तक, जिस तरह ईरानी हुकूमत नहीं कह रही थी कि जी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हो रहे थे, इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। इन्होंने मडूरो के साथ भी ये किया, मुज़ाकरात हो रहे थे, मडूरो ने सारी बातें, तकरीबन 80 से 90% बातें जो थी, क्योंकि एक देखें गरीब मुल्क है ना, उसको एक ओपनिंग चाहिए, वो मान चुका था, उसको उन्होंने हटा दिया। लेकिन अब जो उसके पीछे हुकूमत है उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो उसमें जो हिकमत वाली बात है, जिसमें उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि ये वालिद की ख्वाहिश थी कि आप तेल बेचें आलमी मार्केट में। ठीक है, वो उनके साथ खड़ी है और फैमिली। अमेरिका, हाँ, और अमेरिका के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। एक जो वहाँ पे सिचुएशन है लातीनी अमेरिका में, वो हमारे खत्ते से बहुत मुख्तलिफ है, और क्योंकि मिलिट्री पावर है नहीं वही उनके कह रहे पास हैं कि बातचीत के अलावा रास्ता कोई नहीं वहाँ पे। रास्ता, ठीक है। लेकिन इंटरनली उन्होंने अपने मैकेनिज्म को उसी तरह मजबूत रखा है। सही है। अब ज़रा ईरान की तरफ चलते हैं। ये सारा कुछ दुनिया तो अब देख रही है। ईरान की टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार दिया, और वो कहते हैं रजीम चेंज की नीयत से गए थे, जिस तरह यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर तो फिर एटलीस्ट बातचीत है। अब ईरान की आप टॉप लीडरशिप मारने के बाद बातचीत तो उस तरह से नहीं मुमकिन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जंग कितनी लंबी हो सकती है? ईरानियों ने कुछ हमारे दोस्त तो कह रहे हैं कि ईरानी मार खा रहे हैं और पागल है, मार खाई जा रहे हैं।
भाई ताकतवर है उसके साथ मिल जाएं, बात ख़त्म करें। आपका क्या पूरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले नहीं, तो मेरा तो तफसील। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। है, क्योंकि देखें, इनका वही प्लान था, इनका ख्याल था कि जी अली ख़ामेनी को शहीद करेंगे, हम्म। उसके बाद जो आज़ादी पसंद हैं ईरान वो बाहर में निकल वो आएंगे। नाचे गाएंगे और वो हम्म। कहेंगे जी आए जी, इसराइल भी आए, अमेरिका भी आए। ये बयानिया इन्होंने बहुत अरसे से बनाया हुआ है, 30-40 साल से बना रहे हैं। और क्योंकि हमारे माशरों को समझते नहीं हैं, इनको आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो कंपीटिंग फ्रीडम्स हैं। यानी एक फ्रीडम ये भी है कि मेरी ज़ाती शख्सी आज़ादी मुझे मिले, लेकिन एक ये भी फ्रीडम है कि हमें इस्तेमार से आज़ादी मिले, हमें जो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे आज़ादी मिले। तो वो आज़ादी अक्सर औक़ात बड़ी अहमियत की हामिल होती है, ख़ुसूसी तौर पे जब सहूनी क़ुव्वतें हैं आपके मुल्क पे बमबारी कर रही हो, तो वो तो प्राइमरी हो जाती है। गज़ा में भी प्राइमरी होगी, ईरान में भी प्राइमरी होगी। आपने देखा ज़ाती तौर पे, मैंने भी जिस तरह उस दिन जब शहीद हुए तो मेरे ख़्याल आम पाकिस्तानी हम सब ने जिस तरह जी से फ़ील बिल्कुल, किया, ऐसे ना जैसे हमारा कोई जैसे अपना, हमारा कोई लीडर हमारा चला कोई गया। चला गया। तो ईरानी भी आपने देखा लोग निकले, हज़ारों की तादाद में निकले और उन्होंने नारे जो लगाए वो बदले के लगाए, ठीक है? उन्होंने कहा बदला हमने लेना है। उसके बाद भी पिछले दिनों भी मैं जो एक वीडियो रैलियां हुई हैं रोज़ ये हो रही मिलियंस में हैं, हैं लोग। रोज़ हो रही हाँ। हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक औरत का इंटरव्यू देखा अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ थी, और उसने कहा कि जी आप बदले के नारे लगा रही हैं, तो ये बच्चा जो है इसका तो अगर आप कैसे पालेंगी, और गर्म पानी, उन्होंने तो कहा हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे तो गर्म पानी इसके लिए ख़त्म हो जाएगा। तो कहती है मेरा बच्चा जो है वो फ़लस्तीनी बच्चों से मुख्तलिफ तो नहीं, वो जो नस्लकुशी बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये भी हिम्मत करेगा, बर्दाश्त कर लेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम लोग पीछे हट गए, ऐसे मौके पे जब तारीख़ ने हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी दी है कि सिर्फ हम अपनी लड़ाई नहीं, हम पूरी तीसरी दुनिया की लड़ाई लड़ें, पूरी मुस्लिम दुनिया की लड़ाई लड़ें, तो फिर इन फ़िरौनों के आगे कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं होगा। और ये चीज़ जो है ये बहुत अहम चीज़ है कि जब भी एक ज़वाल पज़ीर, और मैं अमेरिका को एक ज़वाल पज़ीर साम्राज्य समझता हूँ, और उसकी बुनियादी वजह आप उसके अंदर आप देख लें कि जहाँ-जहाँ वो गए हैं पिछले 20-25 सालों में, इराक़, अफ़गानिस्तान, लिबिया, शाम, यमन, उन्होंने तबाह किया है, वो कुछ बना नहीं सके। हाँ। डिस्ट्रक्शन विदाउट रिकंस्ट्रक्शन। होता तो ये कि वहाँ पे खुशहाली आ जाती उन जगहों बिल्कुल, पे। और एक ही जगह तबाह है। और IMF जिसके पास जाती है तबाह करती है, वर्ल्ड बैंक जिसके पास जाती है तबाह करती है। उसकी वजह यह इकोनॉमिकली वो डिक्लाइन पे है, समाजी सियासी तौर पे आपने देख लिया ट्रंप जैसा जो गधा, जिसको आप उसका इंटरव्यू करें आप 5 मिनट में उसे उड़ा दें, ठीक है? इस लेवल का वो आदमी है। वो आ गया, एक उनके पास ताकत है, अस्करी ताकत, और वो भी अब ईरान उनको बता रहा है कि उसकी भी क्या लिमिटेशंस हैं। एक ज़वाल पज़ीर जो एम्पायर होता है, जब वो रुखसत कर रहा होता है तो बहुत तबाही लेकर आता है, और तारीख़ में कोई ना कोई फ़ोर्स होती है जो उसके आगे डट जाती है, और उस फ़ोर्स का जो बाज़ार नुकसान होता कमज़ोर है। नज़र आ रही होती है। बिल्कुल, और उसको कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ज़ाहिर है ये जो आप आसान तो नहीं है तेहरान में आज रहना, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन तारीख़ का जो जदलियाती अमल है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर कोई ईरान जैसा मुल्क सामने ना होता जो कि बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के वो सामने डट जाए जिस तरह डट गया। अभी उन्होंने उसके बाद अली लारिजानी को भी शहीद किया। अब आप वो भी देखें किस लेवल का आदमी था। नहीं, वैसे इस पे मैं थोड़ी-सी गुफ्तगू करना चाहता बिल्कुल। हूँ। अली लारिजानी, मुझे तो जो उनकी शख्सियत और चीज़ें समझ आई हैं, मुझे तो ये लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका और इज़राइल ने। यानी अगर कोई शख्स जिसका मज़हबी हलकों में, जिसका सफारतकारी में और हर जगह पे बराबर का असर रसूख था, और वो रिजिड नहीं था, अगर हम एज़ कंपेयर, ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि ये तो इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, एक ऐसे बंदे को ख़त्म कर दिया जहाँ से गुफ्तगू हो सकती थी कहीं पे। बिल्कुल, और अली लारिजानी जो हैं वो प्रोफ़ेसर थे, हाँ। PhD थे। इमैनुअल कांट जो कि जर्मन फ़िलासफ़र हैं, उनके और वो वो बहुत मुश्किल फ़िलासफ़र है, जी। और उसके ऊपर उनका अपना काम था, और उसका बल्कि मैंने उनका PhD निकाला है, मैं पढ़ूँगा भी अब। और इस्लामिक थॉट और वेस्टर्न थॉट को रिकंसाइल करते थे, जो आप बात कर रहे हैं ना, उनका सारा जो प्रोजेक्ट था इंटेलेक्चुअल ये था कि जो इस्लाम है वो एलियन नहीं है जदीद दौर में। इस्लाम जो है वो आपको एक बुनियाद दे सकता है, बेसिस दे सकता है वेस्टर्न आइडियाज़ को आगे ले जाने में, और एंड वाइस वर्सा। तो वो नेगोशिएटर भी, चीफ नेगोशिएटर थे, न्यूक्लियर इशू पे भी चीफ नेगोशिएटर थे। वो एक ऐसा बंदा था जो कि लीड कर सकता था ईरान को एक ट्रांजिशन के अंदर। उसको शहीद करके इज़राइल और अमेरिका ने जो पैगाम दिया है वो वैसे तो हमें तज्ज़िये में पहले ही मालूम था। अमेरिका डज़ नॉट वांट स्टेबल रिजीम्स,
उनको कोई प्रो अमेरिका हुकूमतें भी नहीं अब चाहिए। उनको मुस्लिम दुनिया में स्टेट कलैप्स चाहिए, उनको रियासत की तबाही चाहिए। ठीक। लिबिया में बहुत लोग थे जिनसे बात की जा सकती थी, लेकिन आप लिबिया की हालत देखें कि लिबिया में जंग उन्होंने की, कज़ाफ़ी को शहीद किया, उसके बाद उन्होंने तबाही की, उसके बाद उन्होंने वो बस भूल गए। अब आप देखें कोई लिबिया के बारे में बात करता है, बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती। एक टाइम था कि पूरा हिलरी क्लिंटन आ गई थी, ये जी फ्रंट लाइन है जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए और ये डिक्टेटर है। मैं हैरान, जब अमेरिका में मैं जब भी होता हूँ, लिबिया मेरे जहन में हमेशा आता है, क्योंकि लिबिया अफ्रीका के अंदर सबसे डेवलप्ड मुल्क था। वो यानी एक टॉप क्लास मुल्क था जिसमें पाकिस्तान से लोग जाके नौकरियां किया करते थे। उस मुल्क को आपने इस तरह से तबाह किया कि वहाँ पे आज पूरे खित्ते की सबसे बड़ी स्लेव मार्केट है। वहाँ बच्चियाँ जो हैं, जो एक ज़माने में यूनिवर्सिटियाँ तक मुफ्त पढ़ती थीं, वो आज सेक्स में उनको हिस्सा लेना पड़ रहा है और पूरा जो रीजन है उसके अंदर उनको बेचा जा रहा है और कोई एहतसाब भी किसी का नहीं हुआ। अब कोई बात ही नहीं हो कोई रही इस पे। एहतसाब लोग भूल गए। यही ईरान के साथ उनका है कि जो भी शख्स लीड कर सकता है वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे कि हम इससे बात कर सकते हैं, ये कल को एक बेहतर, उनको ईरान की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आप सद काट दो, नीचे जो भी होगा धड़ वगैरह देख लेंगे हम, फिर क्या देखें ना, करेंगे। कैपेसिटी एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ना, हम्म। फिर कोई भी तालिबान टाइप भी हुकूमत आ जाए, बड़ी एंटी अमेरिकन हो, जब आपने सारे सोच ख़त्म कर दी, आपने इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, आपने टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी, आपने साइंटिस्ट मार दिए, आपने हर चीज़ मार दी, एंटी अमेरिकनिज्म फिर क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, यही उन्हें ख़तरा था एक ज़माने में दीगर मिस्र वगैरह से। यही उनको इसलिए मैं आपको बताऊँ कि उनके लिए प्रॉब्लम टर्की भी बनेगा। ठीक है, और हालांकि अब वो प्रो यूएस गवर्नमेंट है, लेकिन क्योंकि वो एक फंक्शनल स्टेट है और उनकी मिलिट्री स्ट्रांग है, वो उनके लिए ख़तरा है और अभी से उन्होंने इंडिकेशन देना शुरू कर दी है। पाकिस्तान भी इस वजह से एक दिन अच्छा, खतरा ये पड़ेगा। पाकिस्तान पे ही बात आनी थी। लोग कहते हैं जी भी ईरान है और उसके बाद सूरत हाल, तो ये अगला निशाना पाकिस्तान है। अब इसको मैं साथ में रिलेट करता हूँ, जब वहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है और वो बता रही है कि जी पाकिस्तानियों के पास वो मिसाइल बना रहे हैं पाकिस्तानी जिसकी रेंज अमेरिका तक है, बिल्कुल ऐसे। स्टेटमेंट ही आ जाती है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने 4 5 6 मुल्कों के नाम लिए हैं, उसमें हम पाकिस्तान भी हैं। तो आपने जो बात की ना कि इनको ये ख़तरा भी रहता है, खुद तो ये सारी दुनिया पर फायर करने के लिए मिसाइल भी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन ये ख़तरा रहता है। एक तो आपने कहा स्टेबल जो रहते हैं, और जैसा आपने इवन तुर्किया की मिसाल दी है, तो अब पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। और यहाँ पर भी लोग कभी बहुत से तबसरे आते हैं कि भाई ये खामनेई साहब ने बड़ा वहाँ पे सप्रेस किया हुआ था, चीज़ें बड़ी ख़राब थी, अच्छा है वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो हालांकि अवामी जज्बात तो कुछ और कहते हैं। मैं कुछ दानिश्वर हैं, कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि अली लारीजानी जो हैं वो उनके बड़े मंजूर नज़र हैं। अभी उनकी शहादत नहीं हुई थी, कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले। तो मैंने उन्हें कहा कि वहाँ के इस रजीम में तो इस तरह की किसी बंदे की गुंजाइश ही नहीं है, नहीं है, मंजूर नज़र का तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे है ही नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि ये आगे आएगा। तो अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान जो है उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल, ये जो आप बात करें ना, पहले ईरान वाली, हाँ। कि जी ईरान को कोई आज़ादी मिल जाएगी या इस तरह वाला मामला, औरतों की आज़ादी की उन्होंने बात की। हकीकत ये है कि जब शाह फ़िरान था इक़्तिदार में, तो सिर्फ 35% ख़वातीन जो हैं लिख पढ़ सकती थी। ठीक है, अब वो 35 में से 3%, 2% ऐसी थीं जो कि जीन्स भी पहन लेती थीं, तो इनके लिए सारी आज़ादी जो है बस इतनी है। आज ईरान में 87% ख़वातीन पढ़ लिख सकती हैं और जो 24 साल से कम उम्र तक हैं, 14 से 24, उनमें 99% हो गया। जो आपकी साइंटिस्ट हैं, जो आज आपको मिसाइल नज़र आ रहे हैं, जो आयरन डोम को चीरते हुए तेल अवीव पे गिर रहे हैं, वो सारे, उसमें जो मेजॉरिटी अक्सरियत है साइंटिस्ट की, वो ईरानी ख़वातीन की है। ईरानी ख़वातीन ने वो बनाए हैं, ईरानी ख़वातीन लड़ रही हैं। ठीक है जी, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस लड़ाई की। तो उसको वो आज़ादी उनको नहीं लगेगी क्योंकि वो रजीम के साथ है। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या करेंगे कि जी औरतों के हकूक़ की बात करते करते वो कहेंगे कि जो औरतें ख़ामेनी के साथ हैं या अपने मुल्क के साथ हैं, वो तो औरतें ही नहीं। ठीक है, उन औरतों की डेफिनेशन से ही निकल जाएंगे। और जो औरतों की आज़ादी के लिए आए हैं, उन्होंने जो पहला हमला किया है वो औरतों के बच्चियों के एक स्कूल पे किया। ठीक है, जिसमें 160-70। तो ये बुनियादी तौर पे जब आप पूरे स्टेट को तबाह कर दो, तो उसके बाद आप जो मर्जी कह दो, लिबरल कह दो, सोशलिस्ट कह दो, आप शरीयत ले आओ, कुछ भी वो, लेकिन आपने तहजीब ही ख़त्म कर दी, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान का आपने बिल्कुल ठीक बात की, तुलसी गब्बर ने ये बात की है और ये एक छोटी बात नहीं है।
ये उसकी क्लोजेस्ट लोगों में से है ट्रम्प की। देखिए, हमने पिछले सारे अरसे में ट्रम्प को नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज़ के लिए, बोर्ड ऑफ पीस में भी गए, मिलते रहे, तारीफें की। और वो भी हमारी तारीफ़ें करता रहता है। लेकिन अमेरिकन स्टेट की पॉलिसी जो डीप स्टेट है, उसकी पॉलिसी कुछ और है। हमें अभी तक से कोई रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई। इन्होंने IMF के ज़रिए पिछले, जब से कहते हैं जी खान साहब को चेंज करके रिजीम चेंज जो भी हुआ, उसके बाद एक्चुअली कुछ भी नहीं आपको मिला। IMF ने प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। भी IMF ने आपको जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल के दौर में किया, उसके बाद भी तंग किया, तो अब आपने स्टेबल इस तरह से कर दिया कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ रेट ही कम हो गया। तो उन्होंने वो आपको स्क्वीज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह उसी अरसे में उन्होंने इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है लॉन्ग टर्म, और इंडिया की फिर इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। जबकि इंडिया के खिलाफ वो बातें कर रहे थे। बिल्कुल वो कह रहे थे हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक वायबल पाकिस्तान वो सुहूनी क़ुव्वतों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह हम फिर से कह रहे हैं कि दो वजूहात है। एक तो इज़राइल के लिए क्लियरली एनी स्टेट दैट्स फंक्शनल, कोई भी मुल्क ख़ास तौर पे जिसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो, मुस्लिम दुनिया में वो काबिल कबूल नहीं है। जो सारी ये ताकत है कॉलोनियल पिछले 400 साल से, इसकी बुनियाद ये रही है कि आप टेक्नोलॉजिकल आपकी बढ़तरी रही है और मिलिटरीली आपकी बढ़तरी रही है। सो इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक, ये मिलिट्री भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान चाहे सब्जेक्टिवली हमारी जो एलीट्स अपने शऊर में, शऊरी तौर पे हम अमेरिका के करीब हैं, लोगों का ख्वाहिश होती है अमेरिका में बच्चों को पढ़ाएं, इंग्लैंड में बच्चों को पढ़ाएं, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट्स हैं, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो हमें चीन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें जो वाहिद पैसे की उम्मीद आई है पिछले 10 सालों में, हकीकी मानों में वो CPEC था, वो चाइना से आई। जो हमने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना दिफा किया, उसमें सारी चीनी टेक्नोलॉजी थी, और 82% जो अब हम अपने टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं मिलिट्री की, वो चीन से है। तो हम लाशऊरी तौर पे तो हम चीन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उस कैंप में हम जा चुके हैं, और चीन और अमेरिका के जो कैंप्स हैं उनकी रिकन्सिलिएशन अभी नहीं हो सकती अगले 20, 30, 40 सालों में। अभी मज़ीद मसले बनेंगे। ईरान पे भी जो हमला है उसका एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ईरान 20% जो तेल आता है चीन का, एनर्जी का जो सप्लाई है, वो ईरान के ज़रिए आता है। ईरान को तबाह करने का मतलब है आप वनरेबल कर दोगे चीन को। यही रशिया का उनका था कि रशिया यूक्रेन के ज़रिए जो उन्होंने सारी बदमाशी की, वो उसमें इंसानी हकूक़, जमहूरियत, ये वो कुछ भी नहीं था। सीधा सीधा था कि वो चाह रहे थे कि रशिया को फंसा के रशिया को तबाह किया जाए, एक एक करके चीन के इर्द गिर्द सारे ममालिक ख़त्म किए जाएँ। वेनेजुएला भी प्रो चाइना था। क्यूबा के ऊपर इस वक्त एक बदतरीन मुहासरा है जिस पर भी मैं बात करना भूल गया। इतना बुरा मुहासरा है कि वहाँ पे तेल ख़त्म हो चुका है, और वो अमेरिका ने इतना शदीद कर दिया है कि दैट सोसाइटी कैन कोलैप्स। और वो भी, उसकी भी मेन वजह ये है कि उनको है कि ये हमारे करीब एक चीन का अड्डा है, ठीक है जी। तो चीन के ख़िलाफ़ जो उनकी लड़ाई का फ़ैसला है वो उन्होंने बहुत अरसे से किया हुआ है। पाकिस्तान इन दो वजूहात की वजह से, बिकॉज हम मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग हैं और हम चीनी कैंप में लाशऊरी तौर पे, हालांकि अभी तक से हमारी एलीट्स ने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे चीन। हालांकि चीनी यूनिवर्सिटीज़, मैं तो अमेरिका में पढ़ाता रहा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ाता रहा हूँ, और चीन की यूनिवर्सिटीज़ की मैंने एजुकेशन जो देखी है वो बहुत आगे हैं इनसे। अच्छा, अमेरिका वगैरह से आगे निकल रहा है, ठीक, ख़ुसूसी तौर पे साइंस में बहुत आगे निकल रहा है। लेकिन क्योंकि एक कॉलोनियल मेंटालिटी है, वो भेजेंगे अपने बच्चों को, अभी भी वो मतलब वो ब्रसल्स भेज देंगे, एम्स्टर्डम भेज देंगे, लेकिन इधर नहीं भेजेंगे, बीजिंग नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक चीन के कैंप में होने की वजह से भी हम इनको खटक रहे हैं, तो पाकिस्तान को करना क्या होगा? और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ईरान में अगर कोई मसला होता है और ये जंग थोड़ी सी तवील होती है, तो पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, ईरान वाला तो बहुत सीरियस चैलेंज है। अगर खुदा न खास्ता रजीम कलैप्स होती है, रजीम तो नहीं, स्टेट कलैप्स होता है। अगर स्टेट कलैप्स होता है तो हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और हम बहुत इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, वो ख़ासतौर तौर पे बलूचिस्तान के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें तो हमारी एक दोस्त हैं फरबा सयाल, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि कहत भी आ सकता है उन इलाकों में, क्योंकि फूड शॉर्टेजेस बहुत जो साथ बॉर्डर पे। दूसरा मामला ये है कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, मिलिटेंट तंजीमें हैं, अब आप देखें कि ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका $7 अरब का असला छोड़ के चला गया 2021 में, ठीक है। अब उसकी क्या वजह थी? वजह ये नहीं थी कि किसी एक ग्रुप को उन्होंने सपोर्ट करना था, उनकी वजह ये थी केओस हो, ठीक है जी, केओस हो रीजन में। अगर 9 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है ईरान, अगर वहाँ पे वो खुदा न खास्ता टूटता है और वहाँ पे सारा जितना असला है वो फ्री मार्केट के अंदर फ्लोट करता है, तो हर तरह का ग्रुप जो है
उसमें रिलीजियस ग्रुप भी, उसमें अलहदगी पसंद भी, उसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स भी, हर तरह का ग्रुप जो है उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक नेवर एंडिंग वॉर होगी हमारे लिए। तो हर हालत में हम सॉवरेंटी जो है ईरान की, अपने नेशनल इंटरेस्ट में भी हमें उनकी सॉवरेंटी को बरकरार रखना है। बाकी पाकिस्तान को क्या करना होगा, एक चीज़ तो ये है कि जी लाशऊरी तौर पे जिस तरफ हम खड़े हुए हैं, हमें शऊरी तौर पे अब जाना पड़ेगा एक कैंप के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि हम अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ लें, इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका से कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा और अमेरिका अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि किसी को कुछ दे सके। वो तो विड्रॉ कर रहा है, हर जगह से विड्रॉ कर रहा है और वो टैरिफ्स बढ़ा रहा है, दूसरे मुल्कों पे कॉस्ट बढ़ा रहा है। 1945 के बाद अमेरिका इतना अमीर था कि वो मुल्क उन अमेरिका के साथ जाने का मतलब ये था कि आपकी कॉस्ट कम होगी, वो आपको सब्सिडाइज करेगा। ठीक है जी। हमारे यहाँ जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेकर आए, ठीक है, उन्होंने पैसा दिया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे। उसके भी अपने बहुत मसाइल थे, लेकिन कम से कम उनके पास पैसा था देने को। अब वो भी नहीं है। सो दे हैव नथिंग। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बदमाशी और ये ख़तरों के ज़रिए और धमकियों के ज़रिए अपने कैंप में रखना चाह रहे हैं। अगर आप हिम्मत करके उस कैंप से थोड़ा-सा अपने आप को साइड पे करें और चीन के साथ जाएँ, तो फिर आपके लिए कुछ रास्ते खुलते हैं, जिनमें एक ही है कि आपको इंडस्ट्रियल अपनी डेवलपमेंट की तरफ आप वापस जाएँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है तो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अभी हमारे यहाँ 17.4 अरब डॉलर के मराद मिलती हैं हर सालाना हमारे एलिट्स को, जिनमें ज़्यादातर जागीरदारों को मिलती हैं, लैंड माफिया को मिलती है, इस तरह का सारा मामला है। हमें उसको चेंज करके इंडस्ट्री की तरफ लेकर आना होगा, ताकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, साथ साथ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पे काम करना होगा, इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, जो इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है 2024 के इलेक्शन के बाद। क्योंकि अब आपने देखा है कि वेनेजुएला में, ईरान में पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी, तो उसी वजह से शहादतों के बावजूद लोग आके सड़कों पे आके जलसे कर रहे हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अस्करी हवाले से हम ऑलरेडी ताकतवर हैं, ये हमें बहुत एक एडवांटेज है। और अगर अस्करी अदारे उसी काम पे फोकस रखें अपना, जो उनका मेन काम है, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किया, उनको इज़्ज़त भी मिलेगी, उनकी ज़रूरत भी है। और बाकी जो काम हैं वो आप उनको करने दें, अपनी डोमेन में करें, तो ये एक मजबूत माशरा बन सकता है। और जो अगले 20-30 साल के बड़े खौफनाक एक ट्रांजिशन का दौर है, उसमें पाकिस्तान सिर्फ, अगर हम सही रास्ते पे चल पड़े, तो सिर्फ अपने लोगों के लिए हम बेहतरी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हम पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी बना सकते हैं और स्टेबिलिटी का एक सेंटर बन सकते हैं। आपने दुनिया में पढ़ाया भी, पढ़ा भी, तो एक ज़माने में कभी आप किस तरह से सोच रही थी कि मिलिट्री की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या शुरू से आपका ये नज़रिया रहा कि हाँ, जो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग से पहले ना, पाकिस्तान इंडिया की जंग ये जो रिसेंट हुई, इससे पहले मैं भी किसी और तरह से सोचता, क्योंकि मैं 30+ हूँ, तो मैंने वो देखी नहीं है, प्रैक्टिकल कोई जंग नहीं देखी, हमने सुनी है 65-71 ऐसे। तो आपकी सोच में भी कोई तब्दीली आई है? देखिए, अब एक तब्दीली आई है कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलिट्री होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैंने सोचा था कि मिलिट्री पे मज़ीद ख़र्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है कि यार ये बहुत भारी अखराजात हैं, बहुत भारी अखराजात है। अब ये जिस तरह से आपने देखा है, अमेरिका ने, उनका $1 ट्रिलियन था बजट, उन्होंने बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन कर दिया। जर्मनी रीमिलिटराइज कर रहा है, जापान रीमिलिटराइज कर रहा है, पूरा यूरोप जो है वो मिलिटराइज कर रहा है, चाइना मिलिटराइज कर रहा है, हिंदुस्तान मिलिटराइज कर रहा है, अफ़गानिस्तान में कुछ भी नहीं है मासवाए मिलिटराइजेशन के, ठीक है, तो वो भी मिलिटराइज कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम जो दुनिया में जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हो रही, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बराबर नहीं रखोगे, फिर अब जंग वो तो नहीं है जो मैंने और आप तादाद जितनी मर्जी बढ़ा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ग्राउंड वॉर तो एंड में होती है, अगर होती है, अब अक्सर जगहों पे होती भी नहीं। सारी जो अब सालमियत है एक मुल्क की और प्रोटेक्शन है, वो आसमान पे, ठीक है, वो अब टेक्नोलॉजी की गेम है, वो सैटेलाइट्स की गेम है, वो AI की है, वो मिसाइल्स की है।
उसके अंदर मैं और आप जो हैं वो हम तो तकरीरें कर सकते हैं, आपको साइंटिस्ट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको जदीद जो इस वक्त रिसर्च हो रही है वो करना है। इसका मतलब है कि आपको रिसर्च लेबॉर्ट्रीज चाहिए, आपको एक साइंस का और कल्चर ये चाहिए। सब भी डिफेंस बजट में ही आना है। ये और इसके साथ आपकी डिफरेंट जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक हो सकता है प्लान, वो ये है कि आप अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सिविलियन इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। और इसकी डिमांड भी बनी है। इसकी डिमांड, क्योंकि वो वही वाली चीज़ें जो हैं फिर वो उसको आप सिविलियन इंडस्ट्री में भी लगा सकते हो। वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली आगे जाने के लिए, लेकिन वो ताबे होनी चाहिए एक ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान के। अभी भी मेरा मानना ये है कि जब तक यहाँ पे समाजी इंसाफ नहीं होगा, तबकाती इंसाफ नहीं होगा, रीजनल इंसाफ नहीं होगा, आपको बलूचिस्तान का इशू, खैबर पख्तूनख्वा का इशू, बाकी दीगर जगहों का इशूज़ जो हैं उनका आप कोई एक इंसाफ पे मबनी सलूशन नहीं करोगे, आप अंदरूनी तौर पे कमज़ोर रहोगे। सो चेंज बिल्कुल आया है, ठीक है। और साथ साथ कुछ चीज़ें नहीं भी चेंज हुई जो बुनियादी हैं, जो कि जिनका इंसाफ से ताल्लुक़ है। ये दोनों चीज़ें अगर साथ साथ चलेंगी तो पाकिस्तान बहुत मजबूत होगा। आप ये जो हार्ड स्टेट कहा जाता है ये क्या है, अगर इसको थोड़ा सा आवाम को समझाया जा सके। कह रहे हैं जी पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनने जा रही है। देखिए, जो अभी हार्ड स्टेट बन रहा है उसके तो मैं हक़ में नहीं हूँ। अभी तो वाला जो हार्ड स्टेट है वो तो ये है कि जी ईमान मज़ारी को आपने गिरफ़्तार कर लिया, तो आपने उसको, हमज़ा एक PhD स्कॉलर आया हुआ था, आपने उसको घर से उठा लिया। इस तरह तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने साइंटिफिक कल्चर बनाना है आपको क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। इससे मुराद क्या है हार्ड इससे स्टेट? मुराद इनकी ये है कि जी हमें बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर कोई तनकीद आती है, या हमें कोई बहुत ज़्यादा इन लवाज़मात में नहीं पढ़ना चाहिए कि कानून क्या कहता है और जुडिशरी क्या कहती है। हमारे कुछ वजूद के लिए कुछ चीज़ें ख़तरा हैं और हमें उसी हिसाब से कुछ बड़े सख्त फ़ैसले करने होंगे, ठीक है। और उस फ़ैसलों में अगर कोई थोड़ी बहुत चीखें भी निकलती हैं तो वो हार्ड स्टेट जो है वो उसे बर्दाश्त कर सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अक्सर ये मिसाल देते हैं चीन की, और इन चीन के ऊपर ये एक मिस रीडिंग है कि चीन ने बस डंडे चला के सब कुछ करवाया। चीन ने सबसे पहले जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया, उन्होंने एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, उन्होंने इंसाफ का एक पूरा सिस्टम बनाया, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम बनाया। वो मग़रबी तर्ज का नहीं बनाया क्योंकि उनकी अपनी एक तारीख़ है, लेकिन उन्होंने एक पूरा एक पब्लिक स्फीयर बनाया है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मीडिया भी है, जिसके अंदर जुडिशरी भी है, और वो सारा डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है। वहाँ पे अमीरों को मराहत नहीं मिल रही। पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है। मतलब पाकिस्तान की टोटल आबादी 25 करोड़ है, 3 पाकिस्तान मिला लें उससे ज़्यादा लोग उन्होंने गुर्बत से सिर्फ अपने मुल्क में निकाले। ठीक है, ये है चीन। उसके बावजूद उनके पास इतना पैसा है कि वो CPEC भी बना रहे हैं, वो BRI भी कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में पैसा लगा रहे हैं। हार्ड स्टेट की अगर आप वो एग्जांपल ये देते हैं चीनी मॉडल, लेकिन आप ये कह रहे हैं वहाँ पर तो नीचे वाले बंदे को रिलीफ मिल रहा है ना। बिल्कुल। यहाँ पर हमारा बंदा तो रुल रहा है। यहाँ पे तो 21% थी 2018 में गुर्बत, आज 29% हो गई है। और अगर आप किसी भी टॉप यानी बैंक ओनर्स का निकाल के देख लें, उन्होंने तो 2022, 23, 24 के दौरान भी, जब बदतरीन हमारा रिसेशन था, उस दौरान भी अरबों खरबों रुपए बनाए। तो ये इस तरह से नहीं चल सकता। चीन ने बस चीन ये है कि वो मगरिब को इंटरफेयर नहीं करने देता। हाँ, वो हर चीज़ अपने हाथ में रखता है। वो कहता है प्लेटफॉर्म भी मेरे होंगे। बिल्कुल। वो उससे मैं एग्री करते हैं कि अगर इंसाफ मिल रहा है ना, तो फिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये 2-3 ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आप कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में ये आप राइज कर दें कि आम आदमी को रिलीफ मिल रहा हो, वो कहीं चीख ना रहा हो, चिल्ला ना रहा हो, सरकारी काम हो नहीं सकते, कचहरी नहीं जा सकते, सरकारी हॉस्पिटल का कोई हाल नहीं। चीन में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल। चीन में तो मैंने देखा कि जब ट्रेन आती है तो ऐसे लगता है जैसे लाखों लोग इसमें सवार होने लगे हैं। और मैं पहले सोच रहा था पीछे खड़े होकर, यार ये अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन जब वो जाते हैं तो कोई वहाँ पे कोई गिरता भी नहीं है, धक्का भी नहीं लगता किसी। लेकिन मैं मेट्रो में जाऊँ तो मुझे पता चल जाता है कि धक्का लग गया है ऐसे। तो उन्होंने तो ये पूरी वो तरतीब भी बनाई है। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर हार्ड स्टेट इस तरह से बन जाए, थोड़ा सा इस तस्वुर को ज़रा देखना होगा कि हार्ड स्टेट हार्ड हो, चीनी खोरों पे हार्ड हो, हमारे जो गंदम खोर हैं उन पे हार्ड हो, हमारे जो लैंड माफिया उन पे हार्ड हो, जो बदमाश हैं उन पे हार्ड हो, और जो कमज़ोर हैं उनके लिए सॉफ्ट हो। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर तो बहुत, और हार्ड जो हम जिन्हें हम
बतख और कह रहे हैं, उन्हीं में आप साम्राज्य को भी डाल दें, अमेरिका के आगे हार्ड स्टेट बने, बहुत हमें अच्छा लगेगा, इसराइल के आगे हार्ड स्टेट बने, बहुत अच्छा बनेगा। ये नहीं कि आप किसी एक्टिविस्ट को उठा लें और आप कहें हम बहुत हार्ड स्टेट हैं, वो तो पहले भी आप कर सकते थे। ये जो गजा पीस बोर्ड था, इसका हिस्सा बनना ठीक फैसला था पाकिस्तान का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए ना, ये जो दलील हमारे दोस्तों ने दिया वो था, दलील ये है कि भाई हम इरेलीवेंट हो जाते, अभी शायद हम उनके लिए कुछ कर पाए। अभी बड़े रेलेवेंट है अभी, लेकिन अभी पूरा बॉर्डर पीस ही इरेलीवेंट हो चुका है। अब तो नहीं, इस जंग के बाद तो कुछ नहीं रहा, बिल्कुल, और वो लेकिन उससे पहले के हालात डिफरेंट। देखिए, वो नजर आ रहा था ना, हाँ, इतने अनस्टेबल सिचुएशन में अभी आप पूरा एक क्राइसिस बना हुआ है उस दौरान। जब ये अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है, ये तो जनवरी में हुई है, ठीक है जी, जनवरी फरवरी में हुई है, एक तो 19 फरवरी को हुई है। तब तक तो ईरान का क्राइसिस बन चुका था। वो आप बता था कि कल नहीं तो परसों कुछ ना तो कुछ आप हो क्या जाएगा। करने गए थे? वॉशिंगटन सैर करने गए थे? वो तो पक्का था कि जंग होने लगी है। अब आप ईरान जंग के बाद आप समझते हैं कि ये बोर्ड इरेलीवेंट हो गया? बोर्ड इरेलीवेंट है। बोर्ड जो है, इन एनी केस, जो उसकी जो नेचर थी वो ये है, वो कॉलोनाइजेशन है, वो गज़ा के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना था। आप उधर सारा सर्विस वगैरह देख लें, इंटरव्यूज देख लें। वैसे तो जो प्लानर था उसके ऊपर भी ट्रम्प का एतमाद उठ गया। वो तो उसने कहा ना, जो 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे जंग में धकेला है, बिल्कुल, तो एक तो वो कुशनर है जो दामाद है। हाँ जी, तो असल माइंड तो वही था। दामाद जो है वो तो उसने तो गेम कर दी है ना, हाँ। ससुर के साथ, और उसने बॉर्डर पीस में भी गेम की है, उसने ईरान में भी गेम। वो बुनियादी तौर पे इसराइल का एजेंट है। वो जाके इसराइल की बातें कान में करता है और उसको वो कहते हैं कि आपको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बनवा देंगे समंदर के सामने गजा में। मेरे ख्याल में बिजनेस माइंड से देख रहे थे वो बिजनेस माइंड से देख रहा था, और उसे पता है कि ससुर क्या सुनना चाहता है। उसने जाके बताया कि जी आप फिक्र ना करें, गजा तो बहुत गंदा है, इधर हम रिजॉर्ट्स बनाएंगे, इधर सारे टूरिस्ट आएंगे पूरी दुनिया। मतलब वो तो पागलपन है ना। तो ऐसे चीज़ में हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये भी आर्ग्यूमेंट होता, मैं तो फिर भी, क्योंकि मैं फ़लस्तीन को बहुत मुक़द्दस समझता हूँ, कि हमें कहते हैं जी $30 अरब मिल रहे हैं, फिर भी नहीं जाना चाहिए था। मिला भी आपको कुछ नहीं, हमें तो देने पड़ने थे ना। हाँ, 1 बिलियन देना पड़ना, 1 बिलियन वो पता नहीं हमने देना था या किसने देना था, लेकिन हमें दे के भी क्या। और जिल्लत एक अलग मिली कि हमने जी गलत फैसला किया। और हमने एक और उसमें आप देखें कि ये कहा जाता है कि सऊदी ने हमें कहा, कतर ने कहा, सबसे पहले जो ऐलान करवाया उन्होंने वो मियाँ साहब से करवाया। ये भी एक जिल्लत है ना कि आप इन सेंस ये दी कि पाकिस्तान लीड कर रहा है बाकी ममालिक को, और वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल भी पाकिस्तान को दिया गया। तो एक बड़ी अजीब व गरीब सी सिचुएशन। एक मेरा ये है कि ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, क्या ये ठीक है कि ईरान ने हमले इधर करना शुरू कर दिए? यहाँ पे बड़ा एक आर्गूमेंट यहाँ पे हमारे यहाँ है कि यार ईरान इसराइल की जंग है, ईरान ये कहता है कि भाई यहीं से तो अड्डे ऑपरेट होते हैं, मुझे तो मसला अमेरिका वहाँ से आगे थोड़ी लड़ है। बिल्कुल। तो आपका क्या इसके ऊपर है? जाहिर है कि ये कोई बात ही नहीं है। आपने मुहासरा किया हुआ है, क्या करने आए हुए हैं फौजी अड्डे? वो कोई उधर स्कूल तो नहीं बनाए उन्होंने, फौजी अड्डे हैं, मुहासरे के लिए हैं। वहीं से सारी फ्यूल जो हो रहा है वो उधर से ही हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता कि सऊदी और ईरान की लड़ाई मज़ीद हो, हमारे लिए भी मसला बन रहा है और कल से हो सकता है हम किधर जाएं, किस तरफ जाएं। बिल्कुल, तो दोनों मुल्क जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने मुहासरा किया हुआ है कब से ईरान का, और आपने यानी एक पहला सवाल है बेसिस कर रही क्या है, किसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं? फ़लस्तीनियों को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, लेबनान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, खुद उन मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं दिया, वो तो कतर में उन्होंने बम मारा। ठीक है, तो आप कर रहे क्या हो? आप जंग के लिए उधर बैठे हुए हो। ठीक है, ये कुवैत के ज़माने से, उससे भी पुराना, लेकिन जब वो कुवैत वाला हुआ उसमें इन्होंने बढ़ा दिया। जब इराक़ ने कुवैत पे हमला किया, उसकी भी क्या तारीख़ थी। कुवैत इराक़ को इन्होंने सारा असला दिया ईरान के ख़िलाफ़, फिर उसी असले से सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया, फिर उसको मार मार के वहाँ पे पूरे ख़त्ते में उन्होंने अपने फ़ौजी अड्डे मज़ीद बढ़ा लिए। तो ये फ़ौजी अड्डे हमारे ममालिक में, हमारे ख़त्ते में इनका कोई काम नहीं है। पाकिस्तान में भी जब थे फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान के लिए, हम कहेंगे जी हमारा कोई अफ़गान जंग से ताल्लुक़ नहीं था ना भाई, हम अड्डे थे ना। अभी आपने भी अड्डे दिए हुए हैं, तो आप भुगतो। आपको लगता है इसके बाद कोई डिमांड आएगी कि यार ये अड्डे ख़त्म? लेकिन ये डिमांड आ भी सकती है, लेकिन उसमें आप ये देखें कि जब उसने कल इजराइल ने हमला किया है उनके ऑयल रिफाइनरी पे, उसका जो मुकाबले पे इन्होंने कतर और रियाद और दीगर जगहों पे हमले किए हैं, उसके बाद ट्रंप ने जो एक धमकी लगाई है, बड़े मज़े की है उसमें है कि इजराइल ने मुझसे पूछे बगैर किया था, मैं वादा करता हूँ अब इजराइल नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने फिर से किया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी डर गए ना, क्योंकि वो दुनिया, उनके पास लेवरेज, ईरान के पास क्या है? ईरान के पास लेवरेज ये है कि अगर हमें मारोगे तो फिर हम खुद कुछ हमला करेंगे, सबको ही लेके डूबेंगे। बिल्कुल, और ग्लोबल इकॉनमी तबाह होगी। और ये बिल्कुल ठीक लेवरेज है। पॉलिटिक्स में और वॉर में ये सब कुछ जायज़ होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।